नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के बारे में, यानी कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। और देखिए, 1923 में देश में पहला व्यापक कानून कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम लाया गया, जो अधिनियम के अनुसूची 2 में शामिल कामगारों के नियोजन के दौरान और नियोजन से उत्पन्न चोटों के चलते असक्त और मृत्यु की स्थिति में नियोजकों द्वारा क्षतिपूर्ति देने से संबंधित देश में पहला कानून लाया गया। 2009 के संशोधन के अनुसार इसका नाम बदलकर कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम कर दिया गया। 1 जुलाई 1924 को इस अधिनियम को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। इसका कार्य क्षेत्र जो है, यह अधिनियम रेलवे कर्मचारी तथा उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो कारखानों या खतरनाक कार्यों में कार्यरत हों। और देखिए, इसमें मेन बात यह है, राज्य बीमा अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। और आगे बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो सेक्शन 3 में सेक्शन 2 में डेफिनेशन बताई गए हैं, यानी परिभाषा बताई गई हैं। अस्थायी आंशिक अशक्त किसे कहेंगे? अस्थायी आंशिक अशक्त वह अशक्त है जिसमें कर्मचारी की उस नियोजन के उपार्जन क्षमता अस्थायी अवधि के लिए कम हो जाती है और जिसमें वह दुर्घटना के समय लगा हुआ है। स्थायी आंशिक आशक्त के बारे में बात करें तो स्थायी आंशिक अशक्त वह अशक्त है जिसमें कर्मकार की हर ऐसे नियोजन में उपार्जन क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है जिसमें वह दुर्घटना के समय करने में समर्थ था। अधिनियम के अनुसूची भाग 1 व भाग 2 में उन क्षतियों का उल्लेख किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप अस्थायी आंशिक आशंका समझी जाती है। आगे हम बात करते हैं स्थायी पूर्ण आशक्त अधिनियम में। अनुसूची 1 के भाग 1 में उल्लेखित क्षतियों से उत्पन्न स्थायी आशक्त को समझा जा सकता है। वे कौन कौन से हैं? पहला है दोनों हाथों की हानि या उच्चतर स्थानों का विच्छेदन, यानी अलग हो जाना, टूट जाना। दूसरा है एक हाथ और एक पाँव की हानि, टांग या जांग से दोहरा विच्छेदन, या एक टांग या जांग से विच्छेदन या दूसरे पाँव की हानि। फिर 4 नंबर है आँखों की रोशनी जाना या इस मात्रा तक हानि की कर्मकार ऐसा कोई काम करने के लिए असमर्थ हो जाता है जिसके लिए आँखों की रोशनी आवश्यक हो। 5वां है चेहरे की बहुत गंभीर विदुषता और 6 है पूर्ण बधिरता। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं इस एक्ट में। तो मजदूरी किसे कहते हैं समझते हैं। इस एक्ट के प्रयोजन के लिए मजदूरी से ऐसी सुविधा या लाभ का बोध होता है जिससे धन के रूप में परिकलित किया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत ये शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? यात्रा भत्ता, यात्रा संबंधी रियायत का मूल्य, कर्मकार के लिए नियोजक द्वारा पेंशन या भविष्य निधि में दिया गया अंशदान, ये इसमें शामिल नहीं है कंपनसेशन में। कर्मकार के नियोजन की प्रकृति के कारण उस पर हुए खर्च के लिए दी गई राशि, ये भी इसमें नहीं आता, कंपनसेशन में नहीं आएगा। आश्रित, आश्रित से मृत कर्मकार के निम्नलिखित रिश्तेदारों में किसी का बोध होता है। आश्रित किसको कहेंगे? विधवा, नाबालिग, धर्मज पुत्र, अविवाहित अधर्मज पुत्री या विधवा माता, ये आश्रित में आएंगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र का विकलांग पुत्र या पुत्री अगर वह कर्मकार की मृत्यु के समय उपार्जनों पर पूरी तरह आश्रित था या थी, जो भी है। फिर आगे हम बात करते हैं कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूरी तरह आंशिक रूप से यथानिर्दिष्ट आश्रित विधुर विधवा माता को छोड़कर माता पिता, नाबालिग अधर्मज पुत्र, अविवाहित अधर्मज पुत्री या नाबालिग विधवा पुत्री चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज, नाबालिग भाई व अविवाहित बहन या नाबालिग विधवा बहन विधवा पुत्र वधू, पूर्व मृत पुत्र की नाबालिग संतान, पूर्व मृत पुत्र की नाबालिग संतान अगर उस संतान के माता पिता में कोई जीवित नहीं है। जहाँ कर्मकार के माता पिता में कोई भी जीवित ना हो या पितामह या पितामही। फिर सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 बात करता है क्षतिपूर्ति के लिए नियोजक का दायित्व है। अगर किसी कर्मकार के नियोजन के दौरान तथा नियोजन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना से व्यक्तिगत क्षति हो तो उसका नियोजन क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। इस तरह क्षतिपूर्ति के लिए दायी होने के लिए इन दशाओं का होना आवश्यक है। वे दशाएं क्या हैं? दुर्घटना का नियोजन के दौरान होना और दुर्घटना के फलस्वरूप कर्मकार या व्यक्तिगत रूप से क्षतिग्रस्त होना, दुर्घटना का नियोजन के कारण या उससे उत्पन्न होना। अरे देखिए, इन स्थितियों में दुर्घटना नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। अगर कामगार को दिए गए काम को छोड़कर कोई दूसरा कार्य करता है तो उसे नियोजन से उत्पन्न नहीं समझा जाएगा। यदि कर्मकार नियोजन के आदेश से दूसरे कामगार का काम करता है तो उसे नियोजन से उत्पन्न समझा जाएगा। यदि कर्मकार अपने नियोजक
से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध कार्यों को छोड़कर अपना व्यक्तिगत कार्य करता हो। अगर कर्मकार को अन्य कामगारों के साथ बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे बिजली गिरना, भूकंप आदि, ये नहीं समझी जाएगी। और फिर हम आगे बात करते हैं कि इन स्थितियों में दुर्घटना नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। जैसे यदि कर्मकार को अपनी शारीरिक दशाएं जैसे मिर्गी या दिमागी बीमारी के कारण दुर्घटना का शिकार होना पड़े, यदि कर्मकार के शराब पीने के कारण दुर्घटना हुई, यदि कर्मकार को ऐसे जगह दुर्घटना का सामना करना पड़ा जहां उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, अगर काम पर लगा कर्मकार दूसरों के हमले से दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, है ना। और फिर अब हम बात करते हैं कि व्यावसायिक रोगों के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व है, क्या दायित्व है। अधिनियम की अनुसूची 3 में कई ऐसे व्यावसायिक रोगों का उल्लेख किया गया है जिन्हें नियोजन के दौरान और नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप हुई क्षति समझा जाता है। और अनुसूची 3 भाग ए नियोजन की तिथि से 6 माह बाद व्यावसायिक रोग होने पर ही उसे नियोजन से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप क्षति समझा जाएगा, है ना। अनुसूची 3 भाग सी यानी भाग 3 केंद्र केंद्र द्वारा निर्धारित अवधि समय के बाद व्यावसायिक रोग होने पर ही उसे नियोजन से उत्पन्न क्षति समझा जाएगा। अब हम कंपनसेशन की अमाउंट के बारे में बात करते हैं, यानी ये सेक्शन 4 बात करता है कंपनसेशन की अमाउंट क्या होगी, यानी क्षतिपूर्ति की राशि क्या होगी। कामगार की मृत्यु की स्थिति में कामगार की 50% जो उसकी वेजेस है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उम्र के अनुसार सुसंगत कारक गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगी, या 1,20,000 जो भी इनमें से अधिक हो। क्षतिपूर्ति की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की मजदूरी तक 3 जनवरी 2020 से लाया गया है ना। और कामगार की अस्थायी आवश्यकता की स्थिति में कामगार के मजदूरी का 60% और इसमें इंटू उसकी एज को कर देंगे और उसके सुसंगत कार्य से गुणा किया जाएगा। गुणा करने पर राशि क्या होगी, 1,40,000 या तो उससे अधिक होगी, है ना। क्षतिपूर्ति की गणना अधिकतम 15,000 रुपये के मजदूरी तक ये किया गया। ये अमेंडमेंट देखिए जो इसमें किया गया है 15,000 रुपये का, इसमें देखिए ये है केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 का 8 धारा 4 की है, इसमें अमेंडमेंट। इसमें अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट 15,000 इसमें लिखा हुआ है। ये अमेंडमेंट किया गया था 3 जनवरी 2020 को ये अमेंडमेंट किया गया। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कामगार के अस्थायी आंशिक या पूर्ण आवश्यकता की स्थिति में क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि कर्मचारी की मजदूरी का 25%, अर्धमासिक भुगतान दुर्घटना के 16वें दिन से प्रारंभ होगा, यानी शुरू होगा। भुगतान आवश्यकता की अवधि तक या अधिकतम 5 वर्षों तक होगा। और देखिए इसमें मेन है 3 दिनों में अस्थायी आवश्यकता के लिए क्षतिपूर्ति दी नहीं है। इसके बाद अंत्योष्टि के लिए भुगतान के जैसे अंतिम संस्कार के लिए जो इस तरह के होते हैं उसके भुगतान की बात की गई है। न्यूनतम 5,000 की राशि मृतक के बड़े आश्रित पुत्र को या जो किसी अन्य जिससे दाह संस्कार किया हो तो उस व्यक्ति को दी जाएगी। पूरा चिकित्सीय व्यय भी नियोजक के द्वारा वहन किया जाता है। और यदि नियोजकता क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान 1 माह के अंदर नहीं करता तो 12% या अधिसूचित बैंक द्वारा लगाई जाने वाली ब्याज दर से क्या होगा, अन्यून दर पर ब्याज वसूला जाएगा। यदि नियोजक जो है बिना किसी कारण भुगतान में विलंब करे तो देखिए 50% जुर्माना जो कर्मचारी आश्रित को दिए है, ठीक है, उसका 50% क्या लगेगा, उसको जुर्माना लगेगा। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 बात करता है मजदूरी हिसाब करने की पद्धति क्या होगी, है ना। एक माह सेवा में मिलने वाली राशि का निर्धारण यदि कामगार 12 माह से ज़्यादा से काम कर रहा था तो 12 माह के भुगतान का औसत, यदि 1 माह से कम काम किया हो तो उसी प्रकृति के किसी अन्य कामगार की मासिक भुगतान के बराबर उसे प्राप्त होने वाली राशि को दिनों से शाम देकर यानी भाग देकर, देखिए इसे दोबारा समझें, उससे प्राप्त होने वाली राशि को दिनों से भाग देकर पुनः 30 से गुणा करने पर जो भी होगा, है ना। इसके बाद सेक्शन 6 की बात करेंगे तो सेक्शन 6 बात करता है कि पुनर्विलोकन के बारे में बात करता है। नियोजक या कर्मचारी के आवेदन के बाद पुनर्विलोकन के बाद अर्धमासिक भुगतान बंद घटाया बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारी की अस्थायी आवश्यकता को अस्थायी आवश्यकता में बदला जा सकता है। पूर्व में देय राशियों का समायोजन किया जा सकता है। सेक्शन 7 की बात करें तो सेक्शन 7 बात करता है अर्धमासिक भुगतान का रूपांतरण नियोजक तथा कर्मचारी के आपसी समझौते से या आयुक्त के आदेश के एकमुश्त राशि में बदला जा सकता है। कम से कम 6 माह के भुगतान के पश्चात दोनों पक्षकार क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षकार द्वारा
आवश्यक होगा। अब हम सेक्शन 8 की बात करें तो सेक्शन 8 बात करता है क्षतिपूर्ति का वितरण। ठीक है, कर्मचारी के में नियोजक उसके किसी आश्रित को 3 माह की मजदूरी दे क्षतिपूर्ति राशि से अधिक नहीं दे सकता और जिससे अंतिम भुगतान के समय क्षतिपूर्ति की देय राशि से काट लिया जाएगा। कई मामलों में स्पष्ट नहीं होने पर ही आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए राशि आयुक्त के पास जमा कर लेता है। यदि कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं हो तो जमा की गई धनराशि आयुक्त नियोजक को वापस लौटा देगा। सेक्शन 9 बात करता है क्षतिपूर्ति का हस्तांतरण या कुर्की नहीं की जाएगी। और यहाँ पर सेक्शन 10 बात करता है सूचना और दावा। अधिनियम के अधीन पूर्ति के लिए दावा दुर्घटना के दिन के 2 वर्षों के अंदर करना आवश्यक है। व्यावसायिक रोगों के मामले में दुर्घटना की तिथि उस दिन से समझी जाती है जिस दिन से कर्मचारी काम पर आना बंद कर देता है। सेक्शन 10A बात करता है अगर किसी आयुक्त किसी स्रोत से किसी कर्मचारी के घातक दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त होती है तो नियोजक से इसकी विस्तृत जानकारी मांग सकता है और तथा उसके बाद आयुक्त दुर्घटना होने की स्थिति में नियमानुकूल को इस मामले का निष्पादन करेगा। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 11 की चिकित्सीय परीक्षण के बारे में हमने बात की। तो चिकित्सीय परीक्षण में यदि किसी कर्मचारी ने दुर्घटना की सूचना नियोजक को दी है तो उससे दुर्घटना होने के 3 दिनों के अंदर नियोजक द्वारा अनियुक्त योग्यता प्राप्त चिकित्सक के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होना होगा। वह परीक्षण निःशुल्क होंगे। अर्धमासिक भुगतान पाने वाले कामगार के लिए भी समय समय पर चिकित्सीय परीक्षण के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। सेक्शन 12 संविदा के बारे में बात करता है। किसी व्यवसाय का असली नियोजक उसके ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी के लिए क्षतिपूर्ति का देने के लिए उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति को देने के लिए उत्तरदायी है। संविदा प्रधान नियोजक से क्षतिपूर्ति रकम दिलवाने में मदद करेगा। सेक्शन 16 की बात करते हैं तो सेक्शन 16 बात करता है क्षतिपूर्ति के बारे में विवरणी। राज्य सरकार राजकीय गजट में सूचना प्रकाशित कर नियोजक को पूर्ववर्ती वर्षों में होने वाली क्षतिपूर्ति की संख्या, क्षतिपूर्ति की रकम तथा अन्य बातें वार्षिक विवरण के रूप में भेजने का निर्देश दे सकती है। सेक्शन 17 संविदा द्वारा त्याग के बारे में बात करता है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले या बाद में किया गया कोई भी करार जो नियोजक को इस अधिनियम से मुक्त करता हो शून्य या प्रभावहीन होता है। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 19 to 31 जिसमें बात की गई है क्षतिपूर्ति आयुक्त एवं उसकी पावर की यानी शक्तियों की। अधिनियम के तहत कर्मचारी आयुक्त नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को है। नियुक्ति के लिए योग्यता एवं शर्तें की बात की जाए तो राज्य सरकार न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि तक होना या रह चुका हो, न्यूनतम 5 वर्षों तक अधियोक्ता हो या रह चुका हो। फिर आगे बात करें सेक्शन 19 to 31 क्षतिपूर्ति आयुक्त एवं उसकी शक्तियों के बारे में। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त को कई विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है, जैसे क्षतिपूर्ति देने के दायित्व, क्षतिपूर्ति की रकम और अवधि, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार और आश्रित निर्धारण, असक्त की मात्रा एवं प्रकार, कार्यवाही का संचालन का स्थल जहां दुर्घटना हुई हो, जहां मृतक के आश्रित या असक्त के मामले में मृतक रहता हो, जहां नियोजक के कार्यालय का पंजीकृत पता हो। फिर यहाँ पर आगे सेक्शन है हम यही बात करें 19 to 31 की। तो यहाँ पर आयुक्त द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले विषय के बारे में निर्णय देने की शक्ति सिविल न्यायालय को नहीं है। क्षतिपूर्ति से संबंधित विषय का निर्धारण आयुक्त द्वारा आवेदन देने की तिथि से 3 माह के भीतर कर देना चाहिए। और यदि आयुक्त को लगता है कि घातक दुर्घटनाओं के लिए जमा की गई राशि पर्याप्त नहीं है तो वह नियोजक को अतिरिक्त राशि जमा करने का आदेश दे सकता है। आयुक्त भारतीय दंड संहिता के तहत लोक सेवक द्वारा और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल न्यायालय की गवाही लेने गवाहों का हाजिर करने का अधिकार प्राप्त है। आयुक्त क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी कानून के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में भेज सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सेक्शन 30 क्या बात करता है। आयुक्त के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में निम्न विषयों पर अपील की जा सकती है। एकमुश्त क्षतिपूर्ति देने संबंधी आदेश, ब्याज या जुर्माना देने संबंधी, आश्रितों के बीच क्षतिपूर्ति रकम के वितरण संबंधी, अर्धमासिक भुगतान को एकमुश्त में बदलने संबंधी आदेश, जिस रकम के विरुद्ध अपील किया जा रहा है वह 10,000 या उससे अधिक होना चाहिए। सेक्शन 31 आयुक्त देय क्षतिपूर्ति की राशि को भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूला जाएगा। भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूला जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं दंड का प्रावधान क्या है। सेक्शन 4A सब क्लॉज 3 बात करता है आयुक्त क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में 1 माह से ज़्यादा विलंब करने पर नियोजक को 12% के सिंपल इंटरेस्ट की दर से या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज देने के अधिकतम दर से छूट के साथ भुगतान
देने का आदेश दे सकता है। यदि विलंब का कोई उचित कारण नहीं है तो नियोजक को कुल भुगते राशि ब्याज सहित 50% जुर्माना भी देना हो पड़ेगा। अब हम लास्ट बात करते हैं सेक्शन 18A जो है नियोजक द्वारा, इस पर हम यहाँ पर देख लीजिए, हम मेन सेक्शन को रीड आउट कर रहे हैं। नियोजक द्वारा दुर्घटना संबंधी नोटिस बुक नहीं रखने, घातक दुर्घटनाओं की सूचना नहीं देने तथा वार्षिक विवरण नहीं भेजने और कर्मचारी को उसके अधिकार बताने में असफल रहने पर दोषी नियोजक को 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 32 बात करता है कि राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। आयुक्त द्वारा मामले के निपटारे के लिए प्रक्रिया का निर्धारण, एक आयुक्त दूसरे आयुक्त के पास मामले भेजने की प्रक्रिया और धनराशि को मृत व्यक्ति के आश्रित के फायदे के लिए निवेशित करने की प्रक्रिया और आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में लगने वाली फीस का निर्धारण भी करता है। तो आज हमने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में समझा कंपनसेशन एक्ट 1923।